Hello, all my dear learners. Welcome back to Jim's Orbit. So we have been doing chemical kinetics as of now. What did we do in that chapter? We got introduced to the concept of rate of a chemical equation and why are we required to study the rate of a chemical reaction? What all are the different branches that could deal with the different aspects of a chemical reaction, and why are we concerned to study the rate of a chemical reaction? Okay. And then the simplest expression that we could find out in order to find the rate was instantaneous rate, that is the differential rate equation. Then we moved ahead with it and integrated to get an integrated rate equation. Meanwhile, we studied order, molecularity, then we did zero order reaction, then we found out the half-life of zero order reaction, and then we did this first order reaction and its half-life. Till there, we had completed this chapter. Now, as I had mentioned in my introductory video, the only thing that we are left with in this chapter is pseudo first order reaction. Pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मैं इसलिए लास्ट टॉपिक कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसमें टेम्परेचर आता है और वहां से हमारी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, आर्हीनियस इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको बस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक करना है, विच मेक्स दिस चैप्टर एक्सट्रीमली सिंपल फॉर यू, right? You just refer to the videos for the theoretical part. I hope you have clearly understood the derivation of the rate expression of various reactions, be it zero order, be it first order. And it makes it extremely simple for you to go through this chapter and appear for this board exams, right? So let's study what are pseudo first order reactions. Pseudo का मतलब क्या होता है? Pseudo का मतलब होता है false or to be appearing, right? ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब वो हमें अपियर कुछ और हो रहा है, देखने में हमें कुछ और लग रहा है बट एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर है थियोरेटिकली, इसलिए हम उसे बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिंस फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो रेट जो है वो रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की पावर 1 के बराबर ही होगा, ठीक है? ये समझ लेना है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट का एक्सप्रेशन यही आता है, इसीलिए इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। पर अगर हम रिएक्शन देखें तो वो हमें फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगेगी। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब मैंने आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसका एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड जो ऑर्डर का वैल्यू है वो एक्चुअली 1 है बट हमें यहाँ 2 दिख रहा है, तो वो ही वाला एग्जाम्पल है इसका जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। मैं आपके लिए बोर्ड पर लिखकर दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। क्या है ये, क्या दिख रहा है इस रिएक्शन में? ये है एस्टर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या एसिडिक एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है? अब ये कैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो मैं बता देती हूँ। जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली तो जो उसका रेट था वो रेट कांस्टेंट लिखा और ये जो RCOR डैश है इसके बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो वाटर है ये एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है? और ये कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये सपोज 0.01 मोल है, ठीक है, तो ये वाटर 10 मोल्स है। T इक्वल टू 0 पर अगर ये 0.01 मोल है तो 10 मोल है और ये जो है 0 है, ये 0 है। अब T इक्वल टू T पे क्या हो रहा है देख लेते हैं। ये पूरा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, ये 0 बन रहा है तो ये कितना बनेगा
0.1 और 0.1। अब इसमें से 0.01 जा रहा है तो इसमें से कितना जाएगा? 9.99 यहाँ अभी भी बचा हुआ है। अब आप एक बात बताइए, 0.01 से 0 में आया तो मुझे समझ आया कि हाँ भाई इसमें कुछ चेंज आ रहा है जो प्रोमिनेंट है, राइट? इट इज वेरी क्लियर। अब इसमें 10 से 9.99 में कोई चेंज आ रहा है तो वो दिखेगा नहीं, ये नेग्लिजिबल चेंज है, यहाँ से यहाँ तक नेग्लिजिबल चेंज है। तो इस नेग्लिजिबल चेंज को हम ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए जो रेट है वो ये आता है और इस रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और क्या होता है इसमें, ये केन शुगर होती है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 और हम इसमें एक्सेस में वाटर ऐड कर रहे हैं और ये बन रहा है ठीक है, ये वाला जो है ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। यहाँ पर भी सेम बात है, यहाँ पर भी जो रेट आ रहा है वो रेट कांस्टेंट इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर भी वाटर का कोई रोल नहीं है रेट एक्सप्रेशन में, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी ये एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंजम्पशन जो है वो भले ही कम हो बट प्रेजेंट एक्सेस में, तो उसका चेंज नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसे उसके कॉन्सेंट्रेशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट? सो ये रेट एक्सप्रेशन हो गया, इसलिए ये क्या हो गई? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। This marks the end of your chapter for this academic year due to COVID-19. The subsequent topics have been deleted from your syllabus as I mentioned in my introductory video. So since अभी आपका chapter complete हो चुका है, थोड़े से हम multiple choice questions देख लेते हैं इसके, so that you are able to apply all the concepts in solving a problem. Right? Derivations direct आती हैं तो you'll be able to do it very easily. राइट, बट अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसमें किस डायरेक्शन में अप्रोच करना है वो थोड़ा सा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पता लग जाएगा। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपसे कंटिन्यूसली, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज इट से? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? ओके, लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। Rate of zero order reaction is independent of initial concentration of reactant. जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था? रेट का एक्सप्रेशन हमेशा वही रहता है, रेट लो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant terms raised to their may or may not be stoichiometric coefficients raised to some power which may or may not be stoichiometric coefficients, and the sum of those powers is order of the reaction. So अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सम ऑफ द पावर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब पावर जीरो हो गई तो वन बचेगा, चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, तो इसका मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हो गया उससे, करेक्ट? तो रेट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में हाफ लाइफ डिटरमिन की थी और वो जो हाफ लाइफ थी वो आ रही थी हमारी 0.693 बाय के रेट कांस्टेंट। तो इसमें रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। और मुझे ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 0.693 अपॉन टी हाफ।
ये भी ट्रू हो गया। एक और स्टेटमेंट दी हुई है, वो क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और अ फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हमने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर का डिफरेंसेस पढ़े थे और जब मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी फॉर दैट मैटर, तब हमने बताया था कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलैरिटी। तो वो जीरो या फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जीरो या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Let's see second question. The rate of a certain hypothetical reaction is A plus B plus C products. तो कितने रिएक्टेंट्स हैं? एक A है, एक B है, एक C है। ये प्रोडक्ट्स दे रहा है। Is given as rate. रेट किसी भी एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ले सकते हैं। तो इन्होंने माइनस डी ए बाई डी टी को लिखा, ठीक है, ये भी बात ठीक है। और रेट लॉ उन्होंने क्या लिखा हुआ है, के इंटू ए रेस टू द पावर हाफ, बी रेस टू द पावर 1/3, सी रेस टू द पावर 1/4। तो ऑर्डर पूछा हुआ है। ऑर्डर का क्या होता था डेफिनेशन? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स इन द रेट लॉ। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इसमें आपको एलसीएम लेके ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अंडरस्टूड सा आंसर है। आप देख रहे हो 2, ठीक है, 1/3 1/4, 4 3 2 का एलसीएम क्या आएगा? 12। डिनोमिनेटर में 12 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन डी में। और कहीं आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद भी? नहीं। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, 13/12। एक और चीज देखिए, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4, सपोज ये है लाइन, ये है ऑर्डर, हाफ हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया और उसका 1/3 भी ऐड कर दिया, ठीक है, 1/3 भी ऐड कर दिया, 1/4 भी ऐड कर दिया। यहां पर क्या बचा? हाफ ऐड कर दिया तो 2 1/4 बचे, ठीक है। अब 1/4 से ज्यादा ही होता है ना 1/3, तो कोई भी वैल्यू आएगी तो उसका आंसर 1 से ज्यादा होगा। और यहाँ 1 के दो ऑप्शन है, 13/11 और 13/12। 11 आ नहीं सकता, प्राइम नंबर है, तो ये आंसर आपका डी करेक्ट हो गया। Let's see some other questions. Let's move on to the next set of questions. Question number 3 says, for a certain chemical reaction A goes to B, it is found that the rate of the reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times. The rate order of the reaction is, ये type of questions आपके competitive exams में भी बहुत बार पूछे जा सकते हैं. This is the most common application of your chemical kinetics. Okay, so please keep in mind, ये देखते ही आंसर आपको क्लिक हो जाना चाहिए। अब आप क्या होता है रेट में? रेट होता है रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की। अब यहां पर ये एक्स है ऑर्डर, है ना, ये एक्स आपको निकालना है। अब ये रेट जो है ये डबल हो रहा है, अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर 4R हो रहा है तो रेट 2R हो रहा है। इसका मतलब इनमें क्या रिलेशन है? अगर मैं 4 की पावर हाफ कर दूं, हाफ का मतलब क्या हो गया? √4, और नेगेटिव तो हो नहीं सकता ऑर्डर, है ना, तो √4 तो 2 आ जाएगा। तो जो फैक्टर का फर्क आएगा रेट में वो 2 होगा। तो ये ऑर्डर क्या आ गया आपका? हाफ। आपको ऐसे रिलेट करना है कि आप क्या पावर डालेंगे वहां पर कि उसकी प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 says the half life of the first order reaction having rate constant this is, हाफ लाइफ पूछी हुई है, रेट कांस्टेंट गिवन है, टी हाफ कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693/k होती है टी हाफ। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.693, 10⁵ ऊपर आ जाएगा और ये सेकेंड्स में आएगा आंसर आपका, और 1.7 नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, आवर्स, ये आपके जितने भी ऑप्शंस गिवन है, प्लीज माइंड इट, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मुझसे मिस हो गया, ये आवर्स में गिवन है,
ठीक है, सारे ऑप्शंस आपके आवर्स में गिवन है। आपको क्या करना है, ये सेकंड्स में आएगा आंसर आपका, सेकंड इनवर्स में है ना, रेट कांस्टेंट ऊपर चला जाएगा, सेकंड में आएगा। इसको 3600 से डिवाइड करना है। 3600 से डिवाइड करोगे तो आवर में आ जाएगा। 3600 मैंने क्यों किया, क्योंकि 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट्स में आएगा, और फर्दर 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर आवर्स में आ जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.3 approximately. So the correct option is option C, 11.3 hour. So this gives you a sense on how to approach the given problem, right? Let's see some other questions. Let's see our last practice question for the chapter. Question number 5 says, in the formation of SO3 by contact process. Contact process बहुत ही important है, याद रखना है ये reaction. आपके P block में भी है ये, ठीक है, ये याद रखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज, ये आपको एक रेट का एक्सप्रेशन दिया गया है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 विल बी, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन दिखने में आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। रेट हम कैसे लिखते हैं, इस रिएक्शन का अगर रेट लिखें तो ये या तो -12 SO2 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये माइनस DO2 बाई dt हो सकता है, या ये प्लस DSO3 बाई dt ये हो सकता है। ये मैंने क्यों हाफ लिखा है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है रेट में, ये आपको पता है, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है, माइनस DO2 बाई dt की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है, और पूछा क्या हुआ है आपसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। अब ये माइनस DO2 बाई dt दी हुई है, ठीक है, तो DSO3 ये रेट क्या हो जाएगा, अगर हम इसके टर्म्स में लिखें तो DO2 बाई dt क्या हो जाएगा, सिर्फ ये पूरा रेट हो गया आपका, ये रेट की वैल्यू है। तो ये जो रेट है ये हाफ ऑफ दिस है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी पूछी हुई है, तो क्या करेंगे 2 इंटू दिस, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2.5, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको इसमें नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। अब देखिए ये ऑप्शन ए में -5 भी दिया हुआ है, पर हमें एज इट इज दिया हुआ है ना माइनस DO2 बाई dt, इसका मतलब ये रेट की वैल्यू है हमारे, ठीक है, और ये रेट की वैल्यू कितनी थी, हाफ ऑफ DSO3 बाई dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड के बराबर थी। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड का रेट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा, सिंपल। सो दीज वर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे। आपको अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर इंटरेक्शन टू साइडेड नहीं होगा so it is going to be difficult for me all to assess me also to assess that where I can improve myself, and अगर आप doubts नहीं पूछेंगे तो it will be difficult for you also to understand the concepts clearly. If you have any doubts please let me know in the comment section, और अगर आप तरीका कुछ और चाहते हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप बताइए, इट विल बी डन, राइट। बाकी आपका केमिकल काइनेटिक्स में मोर और लेस पूरा पोर्शन कवर हो चुका है बोर्ड्स का। बाकी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इसी टाइप के, या वो जो मैंने बताया था आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हाफ हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो उससे ऑर्डर आपको निकालना है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर योर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। स्टे ब्लेस्ड, a very merry Christmas to all of you, all the very best, thank you।